कैसे हो? होप करता हूँ अच्छे होगे। जो आपका रिस्पांस आ रहा है, जितना सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, मैं उसके लिए आपके लिए थैंक यू करना चाहता हूँ। आज मैं एक मेंस का टॉपिक उठा के लाया हूँ, फूड सिक्योरिटी। एक्चुअली ये आर्टिकल आया है, इससे देखेंगे हम कौन से पॉइंट अपने आंसर राइटिंग के लिए उठा सकते हैं और कैसे ये बेनिफिशियल होता है। ये आर्टिकल एक्चुअली फूड सिक्योरिटी, वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहा है और इसने कहा है कैसे। एक मिनट, मैं थोड़ा सा एडिट करता हूँ। ठीक है, चल रहा है पेन? हाँ ठीक है। तो इसने एक्चुअली ना एक पॉइंट पे ले आया है, एक तो फूड सिक्योरिटी पे का बात कर रहा है, एक एनर्जी सिक्योरिटी पे बात कर रहा है। तो फूड सिक्योरिटी में वो क्या कह रहा है कि हम जैसे हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ और इनइक्वलिटी है फूड विद फूड अवेलेबिलिटी को लेके, इससे हम इनसिक्योर हो जा रहे हैं। ठीक है ना, क्लाइमेट चेंज से हमारा फूड कम हो रहा है, हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है और इनइक्वलिटी है, कहीं पे फूड ज़्यादा हो रहा है, कहीं पे फूड कम हो रहा है। तो वर्ल्ड में एक इनसिक्योरिटी आ गया। तो एनर्जी सिक्योरिटी के मुताबिक क्या हो गया कि हमें पता है कि फॉसिल फ्यूल हमारे लिए हानिकारक है, वो क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, फिर भी हम उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना, तो और हम उसकी तरफ रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ज़्यादा शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं और ज़्यादा शिफ्ट होने के लिए हमें ज़्यादा पैसे चाहिए और अफ्रीकन नेशन और जो पुअर नेशन उनके पास वो नहीं है। तो इसका पूरा जिस्ट यही था। अब हम देखते हैं अपने मीन्स आंसर के लिए क्या क्या पॉइंट निकालेंगे और कैसे करेंगे। देखो, हम पहले अपनी मीन्स के लिए एक एग्रीकल्चर का एक नेगेटिव पॉइंट उठाएंगे, कहेंगे कि 70% तो वो फ्रेश वाटर ले रहा है, ठीक है, और 20% वो ग्रीन हाउस गैस एमिशन कर रहा है, लेकिन ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो ये एक थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट आ जाएगा, कैसे वो इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रहा है। हम ये ग्लोबल वार्मिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें एग्रीकल्चर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये कहेंगे अगर एग्रीकल्चर में इफेक्ट कैसे आ रहा है, हम ये कहेंगे कि टेम्परेचर राइज हो रहा है और वेदर पैटर्न क्या हो रहा है, बदलता जा रहा है, और इसकी वजह से 2.5 बिलियन जो पीपल हैं वो रिस्क में है। ठीक है ना, और इसने ये कहा है 11.8 जो % है पॉपुलेशन का, वो फूड इनसिक्योरिटी उसने फेस किया 2020 से लेके 2023 के बीच में। ये 2 पॉइंट यहाँ से आ गए। फिर एक हमारा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू हमारी डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के लिए हम क्या कर रहे हैं कि जो हमें पता है जो नेचुरल गैस है वो फर्टिलाइज़र के लिए इंपॉर्टेंट है, और हमारा 80% जो है वो यूज़ होता है अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए, और 20% वो प्रोसेस में लग जाता है इसलिए। और हमारा जो 60% है ना, 60% जो हमारा डाई अमोनियम फॉस्फेट जो हम इंपोर्ट करते हैं, वो हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं 60%। यानी हम क्या है, इंपोर्ट डिपेंडेंट है, हम इंडिपेंडेंट नहीं है। कल अगर ग्लोबल शॉक आ जाए तो हम इसमें वल्नरेबल हो सकते हैं। जैसे कि 2011 में चाइना ने बैन किया था फॉस्फेट फर्टिलाइज़र एक्सपोर्ट, और ये पूरा एग्रीकल्चर को डिस्टर्ब कर गया था चेन को। ठीक है, अब इसने एक पॉइंट ये ऑन द वर्ल्ड, मतलब कि वर्ल्ड इनसिक्योरिटी पे बात कर रहा है कि जो लो इनकम कंट्री हैं वो अभी भी कार्बन इंटेंसिव जो है, जैसे कि नेचुरल गैस हो गया, जैसे कि अब अपने ट्रैक्टर में आपको डीजल चाहिए तो वो उस पर डिपेंड करते हैं। वो सोलर एनर्जी और ये जो बायोमास है इस पे ज़्यादा डिपेंडेंट अभी भी नहीं है, वो अभी भी उनका जो ट्रांजिशन है बहुत स्लो है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम। हाँ, अब एग्रीकल्चर की एक और दुविधा है, हमने कहा ना वो एनर्जी। अब एग्रीकल्चर से हम क्या कर रहे हैं, बायोफ्यूल्स बनाने हैं। ठीक है, बायोफ्यूल्स से क्या कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चर का जैसे शुगर हो गया कंटेंट वाले, उसको हम बायोइथेनॉल वगैरह बना रहे हैं। ठीक है, वो बायोइथेनॉल, अब आप बताओ एग्रीकल्चर में पहले ही हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन हमारी आगे ही कम हो रही है, इसके ऊपर हम ये कंपोनेंट ला रहे हैं, ये भी हमारे लिए दुविधा की बात हो जाती है। हम कैसे इन दोनों चीज़ों को फुलफ़िल कर पा रहे हैं अगर एग्रीकल्चर का यहाँ पे हमें इफेक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया हमारा एग्रीकल्चर का। याद रखना कि ये आप पॉइंट आप एग्रीकल्चर में कैसे करोगे, वो जो एग्रीकल्चर के पॉइंट्स वहाँ पे आप पुट करोगे, और यही हमारा आंसर दूसरों से अलग बनाएगा। मैं मेंस हैंड राइटिंग सर मेंस की बात कर रहा हूँ, आप शायद समझ पाओगे इस बात को। इसके बाद मैंने ये बताया कि ये अगर हमें इसमें रिपोर्ट में कहा है कि अगर आप 300 बिलियन से 400 बिलियन हमें चाहिए, तो अगर हम ट्रांसफॉर्म कर पाए अपने फूड सिस्टम को और इसको हम रीन्यूएबल की तरफ ले जाएं। बाकी कुछ नहीं है, बाकी इसने यही कहा है कि इंक्लूसिविटी होनी चाहिए, हमें पुअर नेशन को भी साथ में लेके चलना चाहिए और उसको उसके भी बेहतर के लिए काम करना चाहिए। ठीक है ना, बस यही है। लेकिन मेन पॉइंट आप ये बात करना फर्टिलाइज़र वाला,
ठीक है। एक पॉइंट ये ले लेना क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग कंट्रीब्यूट करता है, और हम ये वाला डाटा दे सकते हैं, ठीक है। बाकी यही पॉइंट है। और ये बायोथेनॉल और बायोफ्यूल, 3 पॉइंट यहाँ से निकल आए हैं। 3 पॉइंट, एक बायो फ्यूल वाला पॉइंट आ गया, हम कैसे वो दोनों को करें। दूसरा पॉइंट आ गया हमारा कि हम एक्सपोर्ट पे ज़्यादा इंपोर्ट पे ज़्यादा डिपेंडेंट है फर्टिलाइज़र के लिए। और पहला पॉइंट हमारा आ गया कि 70% ये ग्लोबल हम पानी से ये लेता है एग्रीकल्चर, और 20% ग्लोबल वार्मिंग को करता है। हम इसको कैसे कम कर पाएँ, इसके आगे सोल्यूशन हो गया, जैसे माइक्रो इरिगेशन वगैरह वगैरह, ये आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। होप करता हूँ कि इससे आपको 3 पॉइंट अच्छे मिले हैं, वो आप अपने मीन्स में यूज़ करोगे। और प्लीज़ अच्छा सा फीडबैक दीजिए, देखूंगा कि ये मेरा वीडियो का फीडबैक कैसे आता है। थैंक यू।